हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज, एलईडी एलसीडी ट्रेनर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने जो आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बताया था कि एक पावर सप्लाई कैसे काम करती है, तो उसमें मैंने पार्ट 1 में आपको प्रॉपर ईएमआई सेक्शन के बारे में बताया था कि ईएमआई सेक्शन कैसे कार्य करती है। ये उसी पावर सप्लाई की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। इस पार्ट 2 वीडियो में हम आपको कंप्लीट पावर सप्लाई के बारे में बताएंगे कि एक एसएमपीएस पावर सप्लाई किस प्रकार से काम करती है, और इस पावर सप्लाई में अगर किसी तरह का दिक्कत आता है तो किस टाइप से हम इस पावर सप्लाई को एज ए बाईपास कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें की दिक्कत आती रहती है, वो हर एक चीज़ की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए हम आपको वीडियो में लेकर चलते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स भी करना हो तो हमारे जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली उत्तम नगर में है। यहाँ पे हर एक टाइप का टेक्निकल कोर्स करवाया जाता है, जैसे कि एसी पीसीबी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। इसका हमारे यहाँ पीसीबी लेवल का और मैकेनिकल लेवल का दोनों ही कोर्स हैं। साथ में एलईडी एलसीडी टीवी, स्मार्ट एलईडी टीवी, उसके बाद से ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर, ईटीसी बहुत सारे कोर्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोर्स करना हो तो जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर चल रही है, इस पे आप कॉल करें, आपको हर एक तरह की कोर्स की रिलेटिव जानकारी मिल सकती है। साथ ही हमारे यहाँ वीआरवी, वीआरएफ, वीएफडी, इन सब का भी कोर्स अवेलेबल हो चुका है, यानी कि कोर्स स्टार्ट हो चुका है और नई बैच भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप अपना सीट बुक करवा सकते हैं। चलिए हम आपको वीडियो में लेके चलते हैं और बताते हैं कि एसएमपीएस पावर सप्लाई कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 वीडियो, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पे जाएं और इसी चैनल पे आपको दिख जाएगा, या फिर आप वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक पार्ट 1 का। इसमें आप पहले पार्ट 1 कंप्लीट करिएगा और फिर पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 1 में हमने आपको सबसे पहले यहाँ तक ईएमआई सेक्शन में बताया था, मेन फिल्टर कैपेसिटर तक, कि मेन फिल्टर कैपेसिटर तक में कौन कौन से कंपोनेंट, किन किन नंबर के कंपोनेंट और कितने वैल्यू के लगे होते हैं, सभी तरह की जानकारी दिया था। उसी मेन फिल्टर कैपेसिटर से आगे की हम बात करते हैं। तो ये कैपेसिटर जो था हमारा, ये कैपेसिटर की वैल्यू था हमारा यहाँ पे 450-500 वोल्ट, और लगभग ये हमारा 47, 68, 100, 120 माइक्रोफैराड के आसपास के ये हमारे कैपेसिटर यहाँ पे लगे होते हैं। यहाँ पे 450 वोल्ट या 500 वोल्ट के आसपास के कैपेसिटर लगे होते हैं। इसी कैपेसिटर पे डीसी 300 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है, जो कि 350 वोल्ट तक की सप्लाई में जाती है। अब इसी वोल्टेज को एज ए स्विचिंग करवाया जाता है। इस स्विचिंग के हिसाब से इसको सप्लाई में लो वोल्टेज में कन्वर्ट करवाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएमपीएस पावर सप्लाई में क्या चीज़ है। एसएमपीएस पावर सप्लाई लो टू हाई में जो आउटपुट वोल्टेज होती है इसकी, वो स्टेबल रखने का काम करता है। मतलब अगर वोल्टेज लो भी आ रहा है इनपुट में, तो वो आउटपुट वोल्टेज को एज ए स्टेबल रखता है, फिक्स रखता है। तो इन फिक्स रखने का बीच का जो तालमेल होती है वो इसकी स्विचिंग होती है। इसको स्विचिंग करवाया जाता है, और स्विचिंग के साथ साथ इसका सेकेंडरी जो होता है, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज बनता है, उस आउटपुट वोल्टेज का फीडबैक स्विचिंग को मिलता है, जिससे वो लो वोल्टेज को भी एज ए स्विचिंग के हिसाब से स्टेबल वोल्टेज में रखने का काम करता है। ये प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपको मेन फिल्टर कैपेसिटर से आप देखेंगे पॉजिटिव लाइन से, तो आपको एक एसएमपीएस ट्रांसफार्मर दिखता है। उसी एसएमपीएस ट्रांसफार्मर में 3 कॉइल की वाइंडिंग होती है, जिसमें एक हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और प्राइमरी के साथ इसी में एक हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी लगी होती है। प्राइमरी के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी हमारा लगा होता है, ऑक्सिलरी कॉइल। इसी के साथ साथ सेकेंडरी कॉइल भी लगा होता है। यहाँ पे ये प्राइमरी, ये सेकेंड। अब ये हमारा प्राइमरी कॉइल की बेंडिंग और एक हमारा सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे 4 पिन का भी हो सकता है, 6 पिन का भी हो सकता है, 8 पिन का भी हो सकता है, या 2 पिन का भी आपको मिल सकता है। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी भी 2 या 3 का हो सकता है, ऑक्सिलरी 2 पिन का मिलेगा आपको।
अब यहाँ पे सबसे पहले जो डीसी पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई थी वो प्राइमरी कॉइल की टर्मिनल 1 पिन पे आता है और इसी कॉइल से ये आते हुए इस कॉइल से घूम के सप्लाई टर्मिनल 2 से सबसे पहले ये स्विचिंग के लिए जाता है। अब यहाँ पे स्विचिंग के लिए इस एसी वोल्ट, ये जो डीसी वोल्ट है, इस डीसी वोल्ट को स्विचिंग करवाने के लिए आपको एक मॉसफेट लगा होता है। यहाँ पे एक एन चैनल का मॉसफेट का उपयोग किया जाता है। मॉसफेट एन चैनल का मॉसफेट क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि एन चैनल मॉसफेट के उपयोग हाई स्विचिंग में होती थी। यहाँ पे जो स्विचिंग है वो हाई स्विचिंग है। जी हाँ, यहाँ पे स्विचिंग हाई स्विचिंग है। तो यहाँ पे एक 3 पिन का एन चैनल का मॉसफेट लगा हुआ आपको मिलेगा। ये मॉसफेट आपको यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा। इस मॉसफेट की ड्रेन, गेट, सोर्स 3 पिन का मॉसफेट होता है। जो टर्मिनल 2 है वो सबसे पहले इस ड्रेन पिन के साथ कनेक्ट होती है और इसी ड्रेन पिन के साथ ये हमारा एन चैनल का मॉसफेट ड्रेन पिन के साथ कनेक्ट होती है। और मॉसफेट का जो सोर्स पिन मिलेगा आपको, इसका जो सोर्स पिन मिलेगा, ये सोर्स पिन एक शंट रजिस्टर के साथ, जिसे हम LVR रजिस्टर कहते हैं, उसके साथ ये क्या होगा, ग्राउंड होगा। ये हमारा ग्राउंड होगा जो कि लगभग मिली ओम के आसपास का रेजिस्टेंस होता है। ओम में भी आपको मिल जाता है, करीबन मैक्सिमम 10 ओम तक के आसपास का रेजिस्टेंस ये होता है, इसलिए इसको LVR रजिस्टर का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब इसकी गेट को ऑन होने के लिए, इसकी जो गेट का इनेबल है, यानी कि जो मॉसफेट के गेट को इनेबल करवाने का काम होता है। अब मॉसफेट के गेट को इनेबल तभी कर सकते हैं अगर आप मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट एज एक हमारा जैसे हम नल की वाल को खोलते हैं उसी प्रकार से है कि हम इसकी वाल को खोलना, तो मैनुअली जितना हम वाल खोलते हैं पानी उसी हिसाब से हमारा नल से निकलता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा गेट है, अगर हमारा ये गेट की बात करें, ये जो हमारा गेट है, इस गेट को कितना खोलना है, कितना बंद करना है, ये तय कौन करेगा, ये एक आईसी करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे एक टंकी है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देने, और इस टंकी से अगर पानी आ रहा है, इस टंकी से एक पानी आ रहा है, ये नल है, और यहाँ पे एक वाल है, तो इस वाल से जितना हम पानी खोलेंगे उतना ही पानी हमारा, यहाँ पे जो एक टब है, इस टब में पानी हमारा गिरता रहेगा, कंटिन्यू पानी हमारा तभी गिरेगा। लेकिन अगर इस टब को बंद कर दिया जाए तो पानी भी बंद हो जाएगा। तो कंटिन्यू कितना खोलना है, यानी कि वोल्टेज कितना निकालना है, वो काम जो कर रहा है वो गेट कर रहा है। अब कितना खोलना है, कितना बंद करना है, कितना खोलना है, कितना बंद कर रहा है, वो ये जो गेट है, ये जो हमारा गेट पिन है, ये तो ड्रेन है और ये सोर्स है, वो गेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पानी जो गिर रहा है वो सोर्स से गिर रहा है, तो इस सोर्स को क्या कर रहे हैं, इस सोर्स को हम क्या कर रहे हैं, बंद कर देना। तो अब जो गेट खुलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो पानी आ रही है वो दोबारा रिटर्न जो है वो ड्रेन से ही जाएगी, यानी कि रिटर्न जब होगी तो उस पर स्विचिंग होगा, वहां पे क्या होगा, स्विचिंग होगा। लेकिन ये जो स्विचिंग होगा ये कौन करवाएगा, ये कितना खोलना है, कितना स्विचिंग करवाना है, इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, वो तय करेगा आईसी। कौन सी आईसी, PWM आईसी, पल्स विथ मॉड्यूलेशन आईसी, या इस आईसी को STR आईसी के नाम से भी जानते हैं, गेट ड्राइवर आईसी के नाम से भी इस आईसी को हम जानते हैं। अब ये आईसी आपको 6 पिन या 8 पिन के या 16 पिन को देखने को मिलता है सर्किट बोर्ड में। अगर हम ब्रांड टीवी की बात करें, जैसे कि हम MI टीवी हो गई, LG की टीवी हो गई, सैमसंग की टीवी हो गई, सोनी की टीवी हो गई, इसकी जो पावर सप्लाई बोर्ड आती है, जो एक सेपरेट पावर सप्लाई बोर्ड की बात करें, तो उस पावर सप्लाई में आपको 16 पिन तक का आईसी देखने को मिलता है। अगर PFC सेक्शन बोर्ड की बात करें, चलिए PFC सेक्शन की बात करते हैं, तो PFC सेक्शन का वीडियो भी बहुत जल्द आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। PFC सेक्शन की बात करें तो PFC और STR को कई सेपरेट बोर्ड में एक ही आईसी से ऑपरेट करवाया जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पे एक 6 पिन का, मान लीजिए अधिकतर आपको जो कॉम्बो बोर्ड होती है उसमें 6 पिन का आपको एक आईसी देखने को मिलता है। अब इस आईसी का जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, इसकी जो 1 नंबर पिन है, इस 1 नंबर पिन को क्या किया गया है, यहाँ से हम ग्राउंड कर देते हैं। अधिकतर बोर्ड में आपको, हाँ यहाँ पे ध्यान रहे आपको कि आपको अलग अलग नंबर का आईसी के हिसाब से पिन इसकी जो चेंज हो सकती है, ये नहीं कि फिक्स पिन आपको मिलेगा। तो 1 नंबर पिन को हम यहाँ से सबसे पहले ग्राउंड कर देते हैं। 1 नंबर पिन को हमने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, और इसकी 1 नंबर पिन जब ग्राउंड होगी तो इसकी 6 नंबर पिन क्या है, इसकी 6 नंबर पिन पे बाय रजिस्टर
इसकी गेट को सप्लाई दिया जाता है। लेकिन इस गेट को बार बार, जितने बार ये गेट ऑन होगा उतने बार इसको ऑफ भी करना होगा, जितने बार इसको खोलेंगे उतने बार बंद भी करना। तो ये कंटिन्यू ऑन ऑफ की प्रक्रिया करने के लिए, यानी कि जो खोलना बंद करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे गेट चार्ज होगा तो गेट को डिस्चार्ज ऑन ऑफ करने के लिए, इसके लिए यहाँ पे इन गेट और सोर्स के बीच में एक पुल डाउन रजिस्टर जो कि 10 किलो ओम का आसपास या 1 किलो ओम के आसपास होगा। 1 to 10 के आसपास ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। अधिकतर बोर्ड में आपको 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस ही देखने को मिलेगा, 90% से अबव बोर्ड में आपको यही देखने को मिलता है। साथ ही में जैसे ही हमारा गेट ऑन ऑफ हो रहा है, जैसे गेट ऑन ऑफ हो रहा है तो यहाँ पे स्विचिंग हो, लेकिन उससे पहले इस आईसी को ऑन होना पड़ेगा। ये जो हमारा PWM आईसी है, इस आईसी को क्या होना पड़ेगा, ऑन होना पड़ेगा। तो इस आईसी को ऑन करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, इस आईसी को एक्टिवेट करने के लिए यही मेन फिल्टर कैपेसिटर की पॉजिटिव लाइन से, इसी मेन फिल्टर कैपेसिटर की पॉजिटिव लाइन से कुछ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस द्वारा, कुछ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस द्वारा यहाँ से हम इसकी 5 नंबर पिन पे इसकी स्टार्टअप वोल्टेज के नाम पे एक वोल्टेज दे देते हैं। अब ये रेजिस्टेंस हमारा R1, R2, R3 के नाम पे सीरीज में आ गया। अब इसकी वैल्यू करीबन 330 के, 330 के, 330 के करीबन 1 मेगा ओम तक के आसपास से रेजिस्टेंस को, इसको स्टार्टअप वोल्टेज के नाम पे एक VCC वोल्टेज के रूप में सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे VCC वोल्टेज के रूप में मिल जाता है और 1 नंबर पिन इसका ग्राउंड था और 6 नंबर पिन इसका गेट पिन था। अब यहाँ से जब VCC सप्लाई मिलती है तो यहाँ से जो इसका सप्लाई ऑन होता है, तो जब ये गेट ऑन होता है, तो जब यहाँ पे स्विचिंग होता है तो सोर्स से कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज जो ड्रॉप होते हैं, यानी कि ग्राउंड के साथ ड्रॉप होते हैं, उसकी एक सेंसिंग वोल्टेज जिसे करंट सेंस कहा जाता है, वो 4 नंबर पिन जिसे CS पिन के नाम से जनरेट किया जाता है, उस करंट सेंस के साथ एक यहाँ से ये ऐड होता है जो कि एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर के साथ जुड़ा होता है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर की एक पिन जुड़ा होता है इस रजिस्टर की ग्राउंड पिन के साथ, और दूसरा जुड़ा होता है हमारा CS पिन यानी कि करंट सेंस के साथ, जिससे ये हमारी जो बार बार करंट सेंसिंग हो रही है उसकी एक फीडबैक इस आईसी को मिलता रहता है, किस हिसाब से यहाँ पे स्विचिंग कराना है, ड्रॉप इसकी किस लेवल से हो रही है। अगर ये रेजिस्टेंस फेल हो जाता है तो आपका सप्लाई में दिक्कत आती है, याद रखिएगा। अब जैसे ही यहाँ से सप्लाई हमारा ऑन हुआ, तो अब यहाँ से जब गेट ऑन हुआ तब यहाँ पे एक स्विचिंग होता है, जिस स्विचिंग में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। जब स्विचिंग होती है, जब इसमें उछाल कूद होती है, तो इसमें आप मान लीजिए इसमें पानी भरा है और इसमें हमने कुछ फेंका, तो पानी तो वही रहेगा, पानी की जो मान लीजिए स्टॉक है वो तो बढ़ नहीं जाएगी, लेकिन उसकी जो क्षमता है वो क्या होगी, उछाल कूद होगी, उसमें मतलब एक उछाल होगी जिसे स्विचिंग कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक जनरेट हो जाएगा, वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। तो उसी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को जनरेट के बीच में यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे हमारा टर्मिनल 1 और टर्मिनल के बीच में जो मैग्नेटिक जनरेट होगा उसको प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन सर्किट के लिए यहाँ पे एक शॉटकी डायोड, यहाँ पे एक शॉटकी डायोड, एक शॉटकी डायोड, एक रजिस्टर और एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर द्वारा प्रोटेक्शन सर्किट बनाया जाता है। एक प्रोटेक्शन सर्किट लगा होता है, ये कैपेसिटर है, रजिस्टर है, डायोड, इसके चलते एक प्रोटेक्शन सर्किट बन जाता है जिससे इसके टर्मिनल 1 और 2 में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, ये सर्किट खराब नहीं होता ज़्यादातर। ठीक है, अब जब यहाँ पे मैग्नेटिक बनना स्टार्ट होता है, जब इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो नजदीक में कॉइल लगा होता है वो ऑक्सिलरी कॉइल लगा होता है, जो ऑक्सिलरी कॉइल सबसे पहले इस सप्लाई को अपने अंदर क्या करता है, कंज्यूम करता है, इसको क्या करता है, कंज्यूम करता है, जिससे यहाँ से इस कॉइल में भी मैग्नेटिक बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी एक पिन जो होता है वो ग्राउंड होता है, इसका एक पिन जो होता है वो ग्राउंड होता है, और दूसरे पिन पर एक शॉटकी डायोड, दूसरे पिन पर एक शॉटकी डायोड और एक कैपेसिटर, शॉटकी डायोड और एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, पोलराइज कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की अगर वैल्यू की बात करें तो ये कैपेसिटर हमारा 50 वोल्ट 470 या 270 म्यूएफ का होता है, ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, और लगभग ये 270 या 470
म्यू एफ के आसपास का होता है। इस कैपेसिटर पे अगर हम वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे वैसे तो 10 से 25 के बीच में वोल्टेज बनता है जो ऑक्सिलरी वोल्टेज होता है, लेकिन यहाँ पे करीबन 15 वोल्ट के आसपास या 12, 14, 16 इस हिसाब से वोल्टेज यहाँ पे कंटिन्यू होता है। वैसे ऑक्सिलरी वोल्टेज यहाँ पे 10 से 25 वोल्ट के आसपास जनरेट होता है, वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर होती है। यही पॉजिटिव वोल्टेज इसी 5 नंबर पिन के साथ, इसी VCC के साथ कनेक्ट होती है। जब ये ऑक्सिलरी हमारा ऑन हो जाता है तो ये जो हमारा पहले जो VCC आ रहा था मेन फिल्टर कैपेसिटर से हाई वैल्यू रेजिस्टेंस से, वो हमारा पुल अप हो जाता है। ये रेजिस्टेंस तब हमारा पुल अप का काम करता है, वो इस वोल्टेज को रिटर्न पुल अप कर देता है, क्योंकि तब हमारा ऑक्सिलरी वाला वोल्टेज कंटिन्यू इस IC को ऑपरेट करना स्टार्ट करता रहता है। अब इसी के साथ इस IC का 3 नंबर पिन जो होता है ये हमारा एक कैपेसिटर के साथ ग्राउंड होता है। इसको BP पिन यानी कि बाईपास पिन कहा जाता है। इसके अंदर जो IC होती है उसको लिए बाईपास पिन एक लगाया जाता है, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होते हैं उसको वेस्टेज के लिए ग्राउंड के साथ जोड़ता रहता है। अब जब हमारा ऑक्सिलरी ऑन होता है तो ये होता है हमारा ऑक्सिलरी यानी कि प्राइमरी साइड। इस साइड को हम टोटल साइड को कहते हैं हॉट साइड, इसको कहते हैं हॉट साइड। हॉट साइड मींस क्या होती है? प्राइमरी साइड का जो ग्राउंड है, इसकी जो ग्राउंड है वो सभी ग्राउंड हमारी मेन फिल्टर कैपेसिटर की नेगेटिव पिन से है। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी हमने बनाया है, सेकेंडरी का क्या होगा? ग्राउंड अलग हो जाएगा। प्राइमरी का ग्राउंड अलग, सेकेंडरी का ग्राउंड अलग। अब अगर आप इस साइड इस ग्राउंड से किसी भी सप्लाई की इंपीडेंस निकालना चाहोगे तो वो गलत इंपीडेंस देगा, सही इंपीडेंस नहीं देगा। और इसका इंपीडेंस इस ग्राउंड से निकालोगे तो वो भी गलत देगा, क्योंकि उसका भी ग्राउंड वो नहीं है। तो दोनों को आपको वो देख के चलना है कि जिसका आप वैल्यू लेना चाहते हो उसी का ग्राउंड भी होना चाहिए। अगर आप हॉट साइड का यानी कि आपने हाई वोल्टेज साइड का ले रहे हैं तो हाई वोल्टेज साइड ग्राउंड होना चाहिए, लो वोल्टेज साइड ले रहे हैं तो लो वोल्टेज साइड का ग्राउंड होना चाहिए। तो जब यहाँ पे मैग्नेटिक बनेगा तो अब सेकेंडरी कॉइल इसको क्या करेगा? अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। अब ये सेकेंडरी हमारा जो लगा हुआ ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो सेकेंडरी में आप एक सबसे पहले इसके आउटपुट में शॉर्टकी डायोड आपको मिलेगा। अब यहाँ पे सिंगल शॉर्टकी डायोड भी हो सकता है या फिर कॉमन शॉर्टकी डायोड भी हो सकता है। कॉमन शॉर्टकी डायोड बिल्कुल आपको एक मॉसफेट की तरह दिखेगा, लेकिन उसकी डिनोटिंग और उसकी जो साइज होती है उससे आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि वो हमारा एक शॉर्टकी डायोड होता है। अगर शॉर्टकी डायोड के बारे में आपको नहीं पता है तो बहुत ही जल्द चैनल पे शॉर्टकी डायोड के बारे में भी वीडियो आने वाला है, एक कंपोनेंट का सभी वीडियो आने वाला है, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि शॉर्टकी डायोड किसके लिए उपयोग किया जाता है और शॉर्टकी डायोड कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। सभी तरह के उसमें बेसिक टू एडवांस आपको वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे काम करती है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप ये जो चैनल है हमारा इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। आपको इस पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो मिलने वाला है। एज ए PCB लाइन से, टेक्निकल लाइन से यहाँ पे आपको ये वीडियो सब मिलते रहते हैं। अब इस शॉर्टकी डायोड के बाद आपको एक कैपेसिटर मिलता है जो कि पोलराइज कैपेसिटर होता है। इस पोलराइज कैपेसिटर की अगर वैल्यू की बात करो तो यहाँ पे ये कैपेसिटर 25 वोल्ट, 16 वोल्ट, 35 वोल्ट इस आसपास के लगे होते हैं। इस कैपेसिटर में जो बनने वाला वोल्टेज होता है वो DC 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। यहाँ पे DC 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है। लेकिन ये 12 वोल्ट जो सप्लाई प्राप्त होती है, 12 वोल्ट की सप्लाई तब प्राप्त होती है जब इस 12 वोल्ट की वजह फीडबैक मिलती है। अब इस 12 वोल्ट को स्टेबल रखना है। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी कि SMPS पावर सप्लाई की जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो हमेशा स्टेबल रखी जाती है। उसकी इनपुट वोल्टेज से उसे नहीं दिक्कत होती है कि अगर इनपुट वोल्टेज हाई लो भी हो रहा है तो आउटपुट उसका हमेशा स्टेबल होती है। अगर आउटपुट वोल्टेज स्टेबल होने नहीं हो रही है तो उसमें एक सेक्शन होता है हमारा फीडबैक सेक्शन। उस फीडबैक सेक्शन से दिक्कत आने पे ये हमारा दिक्कत होता है। अब अगर आपको इस फीडबैक सेक्शन के बारे में, तो फीडबैक सेक्शन में क्या होती है? सबसे पहले इस फीडबैक सेक्शन में एक ऑप्टो कपलर आपको ढूंढना है। सबसे पहले ऑप्टो कपलर ढूंढना है। तो यही लाइन से इस ऑप्टो कपलर जो लगा होगा वो प्राइमरी टू सेकेंडरी का जो हमारा लाइन होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी का जो लाइन होता है उस लाइन पे अगर हम बात करें वीडियो बोर्ड के ऊपर, तो ये जो हमारा प्राइमरी टू सेकेंडरी का लाइन होता है उस लाइन के ऊपर आपको एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ रहता है, वो हमारा होता है इसकी फीडबैक ऑप्टो कपलर। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, ये हमारा हॉट एंड कोल्ड का लाइन दिख रहा है, ये देखिए
ये एक लाइन जा रहा है, इस लाइन पे आप देखेंगे एक हमारा ऑप्टो कपलर लगा, यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर लगा, जिसकी 2 पिन जो है वो लाइन के इस साइड है और 2 पिन लाइन के इस साइड है। जो कैपेसिटर, ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, जो 2 पिन इस साइड है वो हमारा हाई साइड है, और जो इस साइड है, जो छोटा वाला कैपेसिटर है इस साइड है, वो हमारा लो साइड है। तो लो साइड को सेकेंडरी साइड कहते हैं और हाई साइड को प्राइमरी साइड यानी कि हॉट साइड कहते हैं। तो अब इसका ऑप्टो कपलर की आपको पिन को आइडेंटिफाई करना है, तो अब पिन के आइडेंटिफाई के हिसाब से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्टो कपलर लगे होंगे। अब ये इसमें लाइनिंग होगी, जो लाइनिंग आ रही है ऊपर से वही लाइनिंग होगी, और इसमें एक होगा हमारा 1 नंबर पिन जिसमें हमारा डॉट होगा। 1 नंबर पिन जो लगा होगा वो लो साइड लगा होगा, और इसी के ऊपर वाला 2 नंबर, उसके सामने वाला 3 नंबर और उसके नीचे वाला 4 नंबर। इसके 4 नंबर और 3 नंबर के बीच में एक हमारा फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। अब आपको ऑप्टो कपलर के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी, सभी तरह के कंपोनेंट के ऊपर आपको वीडियो मिलने वाली है इसी चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको बहुत जल्द सभी तरह की वीडियो इस पर मिलने वाली है। साथ में अगर आपको ऑनलाइन कोर्स भी करना हो तो हम ऑनलाइन भी कोर्स प्रोवाइड करते हैं, आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिल सकता है। तो यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर पे हमारा सबसे पहले 3 नंबर पिन जो होगा वो ग्राउंड होगा। अब बात आती है 3 नंबर पिन ग्राउंड। तो याद रहे कि ये 3 नंबर पिन जो ग्राउंड है वो इस ग्राउंड के साथ ग्राउंड है, क्योंकि ये प्राइमरी साइड लगा है। ये जो 3 नंबर और 4 नंबर पिन है वो बड़े वाले कैपेसिटर के साइड लगा है, यानी कि वो हमारा इस ग्राउंड के साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसका ग्राउंड सभी का एक है और इसका ग्राउंड एक है। अब 4 नंबर पिन जो है वो इस आईसी के 2 नंबर पिन से, इस आईसी के 2 नंबर पिन से डायरेक्ट बिना रजिस्टर के कनेक्ट होंगे, जो कि फीडबैक लाइन के लिए जुड़े होते हैं। ये हमारा फीडबैक लाइन होता है। अब इस फीडबैक लाइन को कंट्रोल करने के लिए इस 1 नंबर पिन पे, इस 1 नंबर पिन पे इसी 12 वोल्ट की लाइन से, इसी 12 वोल्ट की लाइन से एक रजिस्टर द्वारा इसके 1 नंबर पिन पे सप्लाई दिया जाता है। अगर इस रजिस्टर की वैल्यू की बात करें यहाँ पे, तो ये 500 ओम तक के आसपास का रजिस्टर यहाँ पे आपको मिल सकता है। अब इस 1 नंबर पे जब आपकी ये VCC सप्लाई आती है, ये हमारा VCC सप्लाई होता है, तो 2 नंबर पिन जो हमारा कैथोड साइड पिन है, इस पे यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज, अब रेफरेंस वोल्टेज के लिए यहाँ पे एक आईसी का उपयोग होता है, रेफरेंस आईसी का उपयोग होता है, जो रेफरेंस आईसी के द्वारा इसको एक ग्राउंड की सप्लाई दिया जाता है। अब रेफरेंस आईसी का जो अगर बात करें तो रेफरेंस आईसी के ट्यूटोरियल इस पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ। तो यहाँ पे एक आईसी होता है, 3 पिन का आईसी होता है। इस आईसी का नंबर की बात करें तो ये हमारा TL431 नंबर से आईसी आता है, TL431। ठीक है, अलग अलग सीरीज में भी होते हैं, लेकिन 431 इसका नंबर होता ही है। कुछ KT भी होते हैं, KN भी होते हैं, लेकिन TL431 भी आते हैं। उसका बीच वाला पिन जो होता है वो ग्राउंड होता है, जो कि एनोड पिन होता है, और जो हमारा राइट साइड पिन होता है कैथोड पिन, ये कैथोड पिन इसके 2 नंबर पिन के साथ जुड़े होते हैं, और बीच वाला हमारा एनोड पिन होता है। और जो लेफ्ट वाला पिन होता है रेफरेंस पिन, इस रेफरेंस पिन पर इसी 12 वोल्ट की लाइन से, इसी 12 वोल्ट की लाइन से वोल्टेज डिवाइडर बनाकर सप्लाई दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले सप्लाई में एक रजिस्टर और इसी के साथ एक और रजिस्टर लगाकर इसको वोल्टेज डिवाइडर बनाकर ये हमारा ग्राउंड हो जाता है। तो ये R2, ये R1, और इसी के साथ इसको वोल्टेज डिवाइडर बनाकर रेफरेंस पिन पे सप्लाई दिया जाता है। जैसे रेफरेंस पिन पे सप्लाई दिया जाता है तो ये कैथोड। अब इसकी 1 नंबर और 2 नंबर पिन के बीच में एक प्रोटेक्शन के लिए एक और रजिस्टर लगाया जाता है, जो कि पुल अप का काम करता रहता है। रजिस्टर जितना अगर वेस्टेज वोल्टेज इस लाइन में आता रहेगा वो उसको 2 नंबर के साथ बार बार ग्राउंड करता रहेगा। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा लाइट यहाँ से ग्लो होगा, ये एलईडी जैसे यहाँ से ग्लो होगा, जैसे सप्लाई 12 वोल्ट की बनी और ये लाइट पे आई, तो ये लाइट अगर जितनी की होगी 2 वोल्ट 3 वोल्ट की होगी, वो वोल्टेज लेके बाकी वोल्टेज इसके कैथोड और एनोड के साथ, इस रेफरेंस आईसी के साथ क्या होगा, ग्राउंड होता जाएगा, जिससे ये लाइट ग्लो होगी। अब इस लाइट जितने दफा ग्लो होगी उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि अब जिस हिसाब से यहाँ से ये लाइट हमारी ग्लो होगी, जिस हिसाब से लाइट हमारा एलईडी ग्लो होगा, उसी हिसाब से इस ट्रांजिस्टर की जो इंटरनली ये बेस पिन है, ये जो इंटरनली बेस पिन है,
इस बेस पिन पे ये लाइट यहाँ पे पड़ेगी, जिससे ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। जैसे ही ये बेस एक्टिवेट होगा तो जिस रोशनी के हिसाब से, ये हमारा फोटो ट्रांजिस्टर है, तो ये हमारी लाइट से क्या होगी, इसकी बेस जो है वो एक्टिवेट होगा। तो उसी हिसाब से जो ये हमारा 4 नंबर कलेक्टर है और 3 नंबर पिन जो है वो इमीटर पिन है, तो कलेक्टर टू इमीटर का सप्लाई क्या होगा, ग्राउंड के साथ जुड़ेगा, यानी कि ड्रॉप होना स्टार्ट होगा, जिससे इस फीडबैक लाइन में जो वोल्टेज बन रही थी उसमें क्या होगी, फ्लक्चुएशन होगा, यानी कि ड्रॉप होगी, वो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। इसी ड्रॉपनेस की वजह से इस आईसी को इस स्टैंड जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है उसकी फीडबैक मिलती रहेगी कि यहाँ पे 12 वोल्टेज बनना स्टार्ट हो चुका। अब अगर यहाँ पे लाइट की जो रोशनी है वो अगर कम बन रही है तो इसकी बेस भी क्या होगी, वो कम एक्टिवेट होगा, जिससे यहाँ पे जो हमारा फ्लक्चुएशन था वो स्लो हो जाएगा, जिससे इस आईसी को पता चलेगा कि नहीं, आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम बन रहा है, जिससे इसकी गेट को क्या करेगा, स्विचिंग फास्ट कर देगा। अब यहाँ पे गेट की जो स्विचिंग होती है वो गेट की स्विचिंग पल्स में होती है, यहाँ पे पल्स के रूप में गेट की स्विचिंग होती रहती, कंटिन्यू पल्स के रूप में होती रहती है, जिसे हम 010101 में मापते हैं। इसी कंटिन्यू बेस से ये हमारा प्रॉपर चलता रहता है। अगर यहाँ पे ज्यादा बनेगा तो स्विचिंग कम हो जाएगी, कम बनेगा तो स्विचिंग ज्यादा हो जाएगी, कंटिन्यू इसी बेस पे हमारा फीडबैक सेक्शन चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सेक्शन में क्या क्या फॉल्ट आते हैं और इस फॉल्ट आने पे हम क्या क्या चीज चेक करते हैं और इस सेक्शन को कैसे हम बाईपास करते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको टेक्निकल कोर्स करना हो तो आप हमारा इंस्टीट्यूट एक बार विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।